स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। असाइनमेंट नंबर 1 है, सेमेस्टर फॉल 2024। तो इसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर 2024। ये असाइनमेंट लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक के टॉपिक्स को कवर करती है और इसका ऑब्जेक्टिव वो बताते हैं। यू विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। और अपलोडिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं। यू विल सबमिट असाइनमेंट ऑन LMS। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। उसके बाद रूल जो बताए गए हैं, इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़ द असाइनमेंट इज़ सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट. Your assignment is copied from internet, handouts or from any other students. Strict disciplinary action will be taken in this case. इसके बारे में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि प्लेजरिज्म की बहुत सख्त पॉलिसी है इसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं से भी कोई कंटेंट मिलता है तो उसको एज़ इट इज़ आपने अपने LMS पे अपलोड नहीं करना। उसमें नेसेसरी चेंजेस लाजमी कीजिए, उसका इंटरफेस चेंज कर लीजिए, कुछ न कुछ उसको डाटा को शफल ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे एक उनके पास प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर होता है, आपकी असाइनमेंट्स उसके ऊपर डाली जाती हैं और उसकी वजह से बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि ये प्लेजराइज्ड है या नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा। आइए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। ये एक सिनेरियो दिया गया है, ऑनलाइन रिटेल सिस्टम डेवलपमेंट। योर कंपनी टेक सोल्यूशन, यानी एक कंपनी है आपकी जिसका नाम टेक सोल्यूशंस है, डमी टॉप नाम दिया गया है, हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ मिड साइज ऑनलाइन रिटेल स्टोर टू डेवलप अ न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये कहते हैं कि आपकी कंपनी को एक टास्क दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है एक दरमियानी साइज़ की, यानी बहुत बड़ी कोई ऑनलाइन कंपनी नहीं है, मिडल साइज़ की एक कंपनी है, रिटेल स्टोर है, उसके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो क्या करता है, वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यानी कि ई-कॉमर्स का मतलब यह है कि जो आपने ये दराज स्टोर है या आपने अमेज़ॉन देखा है, शॉपिफाई वगैरह, ये बेसिकली ई-कॉमर्स इनको बोला जाता है जो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को सेल परचेज़ करते हैं। तो ये वो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपने करना क्या है, टू रिप्लेस देयर आउटडेटेड सिस्टम। उनके पास कोई पुराना सिस्टम था जो ऑनलाइन उनकी हेल्प आउट कर रहा था चीज़ों को मैनेज करने के लिए। आपने उसको अब एक नया रंग देना है, उसमें नए फीचर्स ऐड करने हैं। द न्यू प्लेटफॉर्म मस्ट हैंडल कस्टमर ऑर्डर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक तो जो नया प्लेटफॉर्म आप बनाने जा रहे हैं उस कस्टमर ऑर्डर्स को वो हैंडल करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को वो देखेगा। यानी इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो चीज़ें वो सेल आउट कर रहे हैं। अगर एक बंदा ऑनलाइन स्टोर पे बैठा है तो वो सैनिटरी के आइटम सेल कर रहा है, वो कॉस्मेटिक्स के सेल कर रहा है, वो हेल्थ के कुछ चीज़ें सेल कर रहा है, तो वो जो भी उसके पास पड़ा हुआ है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। आपने इन्वेंट्री भी मैनेज करवानी है, पेमेंट प्रोसेसिंग, और फिर जितनी भी लेन देन के मामलात हैं वो भी ऑनलाइन ही आपने देखने हैं, एंड डिलीवरी शेड्यूलिंग, और लोगों तक जो माल पहुंचाया जाता है उसको भी आपने उसकी स्केजुलिंग देखनी है। इट मस्ट इंटेग्रेट विद थर्ड पार्टी APIs फॉर शिपिंग एंड पेमेंट गेटवेज। ये कहता है कि ये शिपिंग के लिए ऑफ कोर्स जो शिप करती हैं, जब कहीं ऑर्डर आता है तो वो शिपिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल ये कोरियर सर्विसेज हैं, इनके साथ आपका कोई रब्ता होगा शिप करवाने के लिए, या और भी पेमेंट की मुख्तलिफ़ गेटवेज होते हैं, एंड उनके साथ आपने इसको सिस्टम को इंटीग्रेट किया करके देना है। और इसको बोलते हैं, ये थर्ड पार्टीज़ होती हैं। यानी ये एक्चुअली ओनर के साथ इनका सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कहते हैं कि आप चीज़ें दें, हम आपकी चीज़ें आगे प्रोवाइड करेंगे। एंड सपोर्ट बोथ वेब एंड मोबाइल एक्सेस। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं ये वेब बेस्ड भी सपोर्ट करता हो और मोबाइल पे भी सेम रिस्पॉन्ड करे। यू एज द प्रोजेक्ट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसको डेवलप करके देना है। द क्लाइंट एक्सपेक्ट्स द प्रोजेक्ट टू बी completed विद इन 6 months।
जो क्लाइंट है, जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो स्टोर का ओनर है, वो आपको 6 मंथ जो है ना वो दे रहा है कि इसके अंदर अंदर आपने मुझे देना है। और मोर ओवर एंड ए टीम ऑफ 10 डेवलपर्स, वो टोटल 10 डेवलपर्स को पे करना चाह रहा है कि मैं 10 डेवलपर्स को पे कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा आप ये नहीं कि आप 50 बंदा लेके बैठ जाएं। और टाइम का भी उसने आपको, वो बजट भी महदूद है, टाइम भी कम है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सेवरल रिस्क मे अराइज दैट कोड अफेक्ट द स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आपके पास बंदे कम हैं, जब आपके पास बजट भी खुला नहीं है, तो इस दौरान आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मुख्तलिफ़ रिस्क हो सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि आपने वो एनालाइज़ करके देने हैं, और प्रोजेक्ट को आपने तकमील तक भी पहुंचाना है, और आपने बजट को भी देखना है, बंदे भी आपके पास कम हैं। तो वो आपने कहते हैं रिस्क एनालाइज़ करने हैं, और एनालाइज़ करने के बाद फिर आपने उसको मैनेज करने का तरीका भी बताना है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो वो कहता है रिस्क एनालिसिस। सबसे पहले है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अकर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। कंसीडर टेक्निकल रिस्क, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। कह रहे हैं कि जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो एक तो 5 रिस्क आपने पोटेंशियल रिस्क, यानी जो कि पोटेंशियल रिस्क का मतलब है कि वो भी सामने है नहीं, लेकिन किसी भी वक्त उभर कर सामने आ सकते हैं, और वो आपने 5 आइडेंटिफाई करने हैं। और आइडेंटिफाई भी ऐसे करने हैं। कंसीडर टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क क्या हो सकते हैं? रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, रिसोर्सेज जो होते हैं जिसके थ्रू आपने प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाना है, वो आपको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो आप थर्ड पार्टीज़ या एक्सटर्नल जो आपके मसाइल हैं, वो आपको कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और क्वांटिफिकेशन, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर वो कह रहे हैं क्वांटिफिकेशन, यानी ये आपने ये भी बताना है क्वांटिफाई करना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी किसी को आप प्रायोरिटी देते हैं ना कि ये 100% चीज़ ख़राब करने जा रही है, ये 10% इफेक्ट करेगी, ये 20% करेगी। वो कहते हैं फॉर ईच आइडेंटिफाइड रिस्क क्वांटिफाई द इम्पैक्ट हाई, मीडियम एंड लो। कहते हैं कि 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने देखा कि यार बंदे थोड़े हैं, तो इसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है ना ये मसला कर सकता है, तो फिर आपने ये बताना है क्या ये हाई लेवल पे मसला खड़ा करेगा, या मीडियम लेवल पे होगा, या लो लेवल पे होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एंड द लाइकलीहुड हाई, मीडियम, लो ऑफ इट अकरिंग। वो कहता है कि आपने जो क्वांटिफाई करना है ना कि एक मसला आ रहा है, क्या मसला हाई लेवल का है, मीडियम का है, या लो का है। फिर आपने उसकी लाइकलीहुड भी बतानी है कि यार क्या मसला तो ये हाई लेवल का है, लेकिन इसके सॉल्यूशन जब मैं निकाल लूँगा तो लाइकलीहुड इसकी क्या रहेगी, क्या ये मीडियम पे ही रहेगा या हाई पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने इसकी लाइकलीहुड भी साथ मेंशन करनी है। फिर है आपने रिस्क एनालाइज कर लिया, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। फॉर ईच आइडेंटिफाइड रिस्क प्रपोज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट, ट्रांसफ़र, अवॉइड और एक्सेप्ट। वो कहते हैं कि जब आपने रिस्क कर लिया, तो अब उसको आपने मैनेज करने के लिए 4 कैटेगरीज़ के अंदर रहते हुए आपने बताना है। फॉर ईच आइडेंटिफाई रिस्क रेस्पॉन्स प्रोपोज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना रिस्क को। ट्रांसफ़र यानी वो रिस्क आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, या आपने वो काम तो फिर अवॉइड, यानी आपने काम तो कर लिया है लेकिन रिस्क को आपने किसी तरह से अवॉइड कर लिया है। और चौथे नंबर पे आपने ये बताना है कि भाई मैंने काम किया है लेकिन रिस्क बीच में एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपने ये भी मेंशन करवानी है। एक्सप्लेन व्हाई यू चूज़ दिस स्ट्रेटजी एंड हाउ इट विल मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। फिर आपने ये भी बताना है कि अगर आपने मिटिगेट का लफ्ज़ यूज़ किया है तो बताइए कि फिर आपने उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया है। मिटिगेट का मतलब है ख़त्म करना। अगर आपने ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ किया है तो बताइए कि आपने कैसे ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, फिल इन दी बिलो टेबल विद ऑल दीज आइडेंटिफाई रिस्क, क्वांटिफिकेशन एंड प्रोपोजल्स। ये जितना भी आपने काम करना है ना, ये इस टेबल के अंदर रहते हुए करना है।
ये आपको मैं बता देता हूँ। बाय अप्लाइंग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक एंड डिलीवर्स द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट विद इन दी एग्रीड टाइमलाइन एंड बजट। वो कहता है कि आपने याद रखना है कि वो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपका असल मकसद ही फौत हो जाए और आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने में ही लगे रहें। तो आइए आप चलते हैं असल असाइनमेंट की तरफ। ये हमारी असाइनमेंट है। इसकी सॉल्यूशन फ़ाइल मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा ताकि जो लोग हरी में होते हैं उनके लिए ये आसानी हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैं ये सॉल्यूशन फ़ाइल प्रोवाइड करता हूँ तो प्लीज़ इसको आपने ज़रूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चेंज करना है। बिल्कुल एज़ इट इज़ नहीं देनी, आपके मार्क्स ज़ीरो आएंगे। 100% बता रहा हूँ कि आपके नंबर ज़ीरो हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर कीजिएगा। टाइटल दे दिया आपने, ये सॉल्यूशन फाइल है। एलेबोरेटेड बिलो अ स्ट्रक्चर्ड रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। This risk management plan is designed to proactively address potential issues that could hinder progress, ensuring the project remains within scope, on time and on the budget। ये हमने बात कर ली। अब देखिए, आपने और कुछ भी नहीं करना। वो जो सारी बात बताई गई थी ना, 5 रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, 1 2 3 4 5, सीरियल नंबर आ गया ये 5। अब रिस्क का नाम क्या है? ये हमारा पहला रिस्क था, हमने आइडेंटिफाई किया इंटीग्रेशन इश्यूज़ विद थर्ड पार्टी APIs। ये थर्ड पार्टी के साथ जो है ना, ये इंटीग्रेशन का इश्यूज़ हमें सबसे बड़ा रिस्क है। इसकी क्वांटिफिकेशन हमने देखी, इम्पैक्ट इसका हाई होगा। इम्पैक्ट का मतलब है जो फर्स्ट चीज़ थी ना, हाई देनी है, हाई मीडियम या लो, और सेकंड है लाइकलीहुड। यानी अगर आप थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छी तरह कोई मुआहदा, कोई उसके साथ अच्छी बातचीत नहीं करेंगे तो आपको बहुत से मसाइल आ सकते, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो। तो उनके साथ सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये क्वांटिफाई किया हाई। फिर लाइकलीहुड का मतलब ये है कि अगर इसको हम मैनेज कर लेते हैं, ये देखें हमने स्ट्रेटजी अपनाई मिटिगेट की, अगर हम इसको देख भी लेते हैं तो फिर भी उसका मीडियम असर रहेगा। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ आपने अच्छा मुआहदा कर लिया, मामलात तय हो गए, तो फिर आपका थर्ड पार्टी के साथ कोई मसला नहीं बनेगा। उसकी प्रायोरिटी फिर भी मीडियम रहेगी, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से मसले आते रहेंगे। वो कहते हैं कि आपने क्वांटिफाई भी कर लिया, रिस्क आइडेंटिफाई किया, क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई में 2 हिस्से थे, इम्पैक्ट था और लाइकलीहुड, ये दोनों देनी है, इसकी प्रायोरिटीज़ हमने सेट कर ली। वो कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे की? मिटिगेशन स्ट्रेटजी बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग ऑल रिक्वायर्ड APIs एंड सिक्योर अर्ली एक्सेस टू डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सैंडबॉक्स environment. Plan for dedicated testing phases focused solely on APIs integration. This approach will help identify issues early, minimizing time lost and reducing troubleshooting cost. इसको आपने थोड़ा सा गौर से देख लेना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठ गया। हमने यहाँ पे मिटिगेट किया है, ये नहीं किया कि यार ट्रांसफ़र कर दो, ये सारे का सारा जो है ना API पे डाल दो। हमने यहाँ मिटिगेशन वो स्ट्रेटजी इसको अपनाया है। तो 3 तरह की स्ट्रेटजीज थी, मिटिगेट 4 तरह की थी, मिटिगेट, ट्रांसफ़र, अवॉइड और एक्सेप्ट। तो इधर हमने मिटिगेशन स्ट्रेटजी अपनाई। इसी तरह सेकंड रिस्क हमने ये किया, इसको रीड कर लीजिएगा। इसका हमने इम्पैक्ट हाई दिया, लाइकलीहुड भी हाई ही रखी है, क्योंकि ये क्रीप स्कोप जो है ना, स्कोप क्रीप जो है, ये इसका मतलब स्कोप क्रीप का मतलब ये होता है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर किसी को बना के दे दिया, प्रोजेक्ट बना के दे दिया, उसके मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। लोग क्या करते हैं, वो 1 साल बाद फिर आएंगे, यार इसमें 2 बटन ये भी ऐड कर दो, यार इसमें ये चीज़ भी ऐड कर दो, या प्लीज़ ये भी कर दो। तो फिर अब वो तो थ्रू आउट लगा ही लगा रहता है बंदा। तो एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए कि बाद में लोग आपको ये ना कहें कि यार इसमें ये मसले आ रहे हैं। इसको अवॉइडेंस स्ट्रेटजी बोलते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसको अवॉइड किया जाए किसी भी तरह से, इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये इसको रीड कीजिएगा, ये हमने अवॉइडेंस स्ट्रेटजी। तीसरा रिस्क हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट था, इसका इम्पैक्ट हाई है, लाइकलीहुड मीडियम है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी है इसकी भी, और चौथे की भी यही है, और 5वीं की भी यही है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद एक्सप्लेन में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खुश रहिए।